आज का हमारा टॉपिक होगा ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से टॉपिक नंबर आपका 5 है ना। पेज नंबर आपका 71 से स्टार्ट होने वाला है और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब कि लास्ट आपका है। आपका टॉपिक नंबर जो 5 है ये आपका लास्ट है, ठीक है। चलिए, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी बुक आपसे एक सवाल पूछ रहा है। सवाल आपके बुक में भी टॉप पे लिखा हुआ है, यहाँ नोट्स में भी टॉप पे लिखा हुआ है। सवाल ये है कि हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन पीपल जो आम आदमी थे उनका रिएक्शन क्या था नाजिज्म को लेकर, यानी कि हिटलर को लेकर उनका रिएक्शन क्या था। हिटलर जो कुछ कर रहा था क्या उसके खिलाफ उन्होंने कभी आवाज़ उठाया, या फिर आवाज़ उठाया तो उनका क्या असर हुआ, है ना। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम आपका ध्यान से देखिए क्या है, ऑर्डिनरी पीपल। मतलब कि हम लोग बिल्कुल साधारण लोगों के बारे में बात करेंगे कि उस समय पे जर्मनी में साधारण लोगों का क्या कंडीशन था, क्या वो लोग हिटलर के खिलाफ बगावत कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे या नहीं, या फिर आवाज़ उठा रहा था तो उनको मारा जा रहा था या फिर छोड़ दिया जा रहा था। इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। देखिए ये है ना, हमको आप ये चीज़ हम आपको सबसे पहले क्लास में भी बताए थे। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मतलब ये हो गया कि हिटलर मानवता को ख़त्म कर रहा था। इतने सारे लोगों को मारना ये क्या है, ह्यूमैनिटी को ही मारना तो है। आपके दिल में मानवता नहीं है, आपके दिल में लोगों के प्रति प्यार नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो ये क्या है, क्राइम ही तो है। किसके खिलाफ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मानवता के खिलाफ। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सवाल वही है फिर से कि हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। तो कैसे नाजिज्म के खिलाफ, यानी कि हिटलर के खिलाफ किस प्रकार से लोग रिएक्ट कर रहे थे, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि अभी जो हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आंसर तो बहुत बड़ा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कीजिएगा, पहले तो समझ लीजिएगा और अपने से लिखने की इसको कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर तो मुश्किल से 5 से 6 लाइन में लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि हमको पूरा चैप्टर कवर करना था, पूरा टॉपिक डीपली डिस्कस करना था, इसलिए इसका जो आंसर है वो बहुत ही बड़ा है। तो इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है। तो फिर करना क्या है आपको, इसमें करना आपको ये है कि इस टॉपिक को और इस क्वेश्चन के जवाब को आप ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए और इसको अपने अकॉर्डिंग ढाल के इसको लिखिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है कि कॉमन पीपल कैसे रिएक्ट कर रहे थे नाजिज्म के खिलाफ। Many people saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language। देखो हिटलर इतना ज़्यादा लोगों को टॉर्चर कर दिया था, इतना ज़्यादा वो प्रचार प्रसार कर दिया था, इतना डर फैला दिया था कि जर्मनी के लोग क्या कर रहे थे, दुनिया को किस आंखों से देख रहे थे, नाजी आई से देख रहे थे। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो वही चीज़ देख रहा था जो देखने के लिए हिटलर कहता था। समझ रहे बात को, मतलब ये हो गया कि पूरी तरीके से उस पर किसका रुतबा चढ़ चुका है, किसका, जल्दी बोलिए, हिटलर का। किसका, हिटलर का। मतलब ये कि वो दुनिया को उसी नज़रिए से देख रहा है जो हिटलर ने उसको सिखाया है। हिटलर ने उसको क्या सिखाया कि लोगों से नफरत करो, यानी कि जूइश लोगों से नफरत करो, जिप्सी से नफरत करो, अनडिजायरेबल लोगों से नफरत करो, है ना। यदि तुम औरत हो, यानी कि तुम लड़की हो, तो तुम्हारा जन्म केवल बच्चों को पालने के लिए हुआ है, घर को देखभाल रखने करने के लिए हुआ है। और यदि तुम मेन हो तो तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, अपने दिल को कठोर बनाओ, अपने अंदर गुस्सा उत्पन्न करो। मतलब ये हो गया कि उनको जो हिटलर के द्वारा सिखाया गया था उसी नज़रिए से वो दुनिया को देखता था, है ना। साथ ही साथ एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, और उसका दिमाग भी वही बोलता था जो नाजी बोलने के लिए कहता था। मतलब ये कि उसके दिमाग में इतना जहर घोल दिया गया था कि उनके दिमाग से वही निकल रहा था बार बार जो जहर हिटलर ने घोला था। वही जहर का बात फिर से वही है कि इससे नफरत करो, उसको छोड़ो, उसको मारो, इसको पीटो, इस प्रकार का चीज़। समझ रहे बात को। तो मोटा मोटी पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है, यदि आप समझना चाहें इसको एक सेंटेंस में, तो ये लिखा हुआ है कि आपका दिमाग पूरी तरीके से
भर दिया गया है ऐसे आइडियाज से जो आइडिया केवल और केवल हिटलर चाहता है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। दे फेल्ट हैट्रेड एंड एंगर व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्वी। मतलब कि जब भी वो लोग ज्विस लोगों को देखते थे, नाजी जर्मनी में ऐसे कुछ लोग थे जो कि ज्विस को देखते थे तो उसके अंदर से ना बस नफरत और गुस्सा ही सामने आता था। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा आदमी जो कि हिटलर को फॉलो करता है, यदि वो गलती से भी ज्विस लोगों को देख लिया तो उसके लिए केवल और केवल बाहर क्या निकलता था? गुस्सा और नफरत। बस वो आदमी को आदमी समझता ही नहीं था। दे मार्क्ड द हाउसेस ऑफ ज्विस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नाइबर। मोहल्ले में, गली में, सोसाइटी में यदि कोई आदमी का घर ऐसा दिखता था जिसमें कि ज्विस लोग रहते हैं, उनका रिपोर्ट कर दिया जाता था। यानी कि उनको जाकर हिटलर लोगों को, यानी कि हिटलर का जो आदमी था, उनके जो ऑफिसर थे, उनको बता दिया जाता था कि देखिए फलाने जगह पर फलाना ज्विस रह रहा है ना। तो वो लोग वहाँ से आते थे, उनका घर खाली करवाते थे, या तो उनको मार देते थे या तो उनको कहीं दूसरे जगह पे भेज देते थे। बेसिकली वो लोग मारते ही थे। तो सोचो यहाँ पे जो गली मोहल्ले में जो ज्विस लोग रह रहा है उसके घर को टारगेट किया जा रहा है। समझ रहे बात को? यानी कि जाकर बताया जा रहा है नाजी जर्मनी के लोगों को कि देखिए यहाँ पे ज्विस लोग रह रहा है। तो इनको वहाँ से ज्विस लोग क्या करते थे? मारते थे, हटाते थे, पीट पीट के जान मार देते थे, गैस चैम्बर में डाल देते थे। ये चीज़ होता था उस समय पे। तो ये ऑर्डिनरी पीपल का उस समय पे हालत था जर्मनी में। दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म एंड वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेल बीइंग। वहाँ के लोगों का ये भी मानना था, हिटलर को जो लोग फॉलो करते थे उनका ये मानना था कि हिटलर ही एक ऐसा है, यानी कि नाजिज्म ही एक ऐसा है जो कि हमारे लिए क्या ला सकता है? प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। मतलब कि हमारे लिए सुख समृद्धि का जीवन ला सकता है ना। हमको यदि डूबते हुए नैया से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो कौन है? हिटलर है। यानी कि हिटलर का पार्टी है, हिटलर का आइडिया है। आइडिया को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? नाजिज्म कहेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ के लोगों का मानना था। इसके साथ ही साथ एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग, यानी कि हमारे आम जीवन को यदि कोई सुधार सकता है तो वो केवल और केवल हिटलर है। समझ रहे बात को? तो ये वहाँ के लोगों का मानना था, ये वहाँ के कॉमन पीपल का उस समय पे हालत था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये समझा कि वहाँ के लोगों का मानना था कि हमारे जीवन में यदि सुख शांति कोई ला सकता है, यदि हमको कोई उभार सकता है, हमारे जीवन में यदि कोई सुख ला सकता है तो वो केवल और केवल हिटलर है। वहाँ के लोगों का यह मानना था। लेकिन क्या हर कोई ऐसा मानता होगा क्या? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हर कोई ये मानता होगा? क्या हर लोग जर्मनी में ऐसा ही सोच रहा था क्या? नहीं, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि हिटलर के बिल्कुल खिलाफ थे, जो कि उसके अपोजिट थे। अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बट नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी। मतलब कि हर एक आदमी नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता था, यानी कि हर कोई हिटलर को सपोर्ट नहीं करता था, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हिटलर को मानता था अपना मसीहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि हिटलर को बहुत ही खराब आदमी भी समझता था। मैनी पीपल ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, यानी कि बहुत सारे लोग जो है ना पूरी तरीके से नफरत करते थे नाजी पार्टी के आइडिया को, यानी कि नाजिज्म को नफरत करते थे उससे। ठीक है, द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स वेयर पैसिव ऑडियंस ओनली। अब देखिए यहाँ पे ना जर्मनी में 3 प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के लोग? 3 प्रकार के लोग हैं। पहला प्रकार का लोग ऐसा है जो कि हिटलर को मानता है, हिटलर को सपोर्ट करता है, ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप ऐसा है जो कि हिटलर से नफरत करता है, जो कि हिटलर से नफरत करता है, उसको पसंद नहीं करता है। और तीसरा ऐसा लोग है जो कि लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उस पर भी अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? केवल एक ऑडियंस के तौर पे, दर्शक के तौर पे वो क्या कर रहा है? केवल देख रहा है, कुछ एक्शन ले नहीं रहा है। देखो, जो आदमी हिटलर से प्यार करता है, जो उसको पसंद करता है, वो तो हिटलर का गुणगान गाएगा, है ना, हिटलर की जय हो, हिटलर की जय हो, ऐसा वो करेगा। और जो लोग हिटलर से नफरत करता है वो क्या कहेगा?
हिटलर मुर्दाबाद, हिटलर मुर्दाबाद। 2 प्रकार का ऐसा लोग हो गया। लेकिन तीसरा ऐसा लोग था जो कि जय जयकार भी नहीं करता था और मुर्दाबाद भी नहीं कहता था, वो केवल चुप रहता था। तो 3 प्रकार के लोग वहाँ पे थे, समझ रहे बात को। एक ऐसा जो उससे प्यार करता था, यानी कि उसको चाहता था, दूसरा जो उससे पूरा नफरत करता था, और तीसरा केवल जो देखता था, केवल गूंगा समझ लीजिए, केवल ऑडियंस था वो, है ना। तो 3 प्रकार का वहाँ पे आदमी था, यानी कि ग्रुप था लोगों का। दे वेयर टू स्केयर टू एक्ट, टू डिफर एंड टू प्रोटेस्ट। लेकिन जो लोग केवल ऑडियंस के तौर पे चुप्पी साध के देखते थे, वो लोग भी हिटलर से डरते थे, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे वेयर टू स्केयर्ड टू एक्ट, किसी भी प्रकार के गतिविधि में वो जाने से डरते थे, समझ रहे बात को। टू डिफर, उनके खिलाफ जाने से डरते थे, एंड टू प्रोटेस्ट, उनके खिलाफ आंदोलन करने से भी वो लोग डरते थे। तो जो लोगों को कोई मतलब नहीं था, जो केवल ऑडियंस थे, वो भी कहीं ना कहीं हिटलर से डरता था। क्योंकि भाई देखो, डर तो सबके जीवन में होता है, और वहाँ पे यदि डर किसी से है सबसे ज़्यादा, तो वो हिटलर से है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दे प्रेफर्ड टू लुक अवे, मतलब ये कि वो ना एकदम उन चीज़ों से दूर ही रहना चाहता था। वो ये चाहता था कि हम हिटलर का ना जय जयकार करेंगे, ना हिटलर का मुर्दाबाद करेंगे, हम इन समस्याओं से दूर रहेंगे भाई, हमको दूर रहने दो, हमको केवल देखने दो बस, है ना, हमको इन सब झमेला में नहीं पड़ना है। वो दूर रहते थे, यानी कि दूर ही रह के वो केवल एक दर्शक के तौर पे वो देखते ही रहते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। पास्टर नियमोलर वॉज अ रजिस्टेंट फाइटर, यहाँ पे एक इंसान का जिक्र किया गया है, पास्टर नियमोलर। ये क्या थे? एक रजिस्टेंट फाइटर थे, मतलब कि ये एक ऐसा इंसान था जो कि जर्मनी के जो हिटलर थे उस समय पे, और जो हिटलर का आइडिया था, उनसे ये नफरत करता था। क्या करता था? नफरत करता था। ऑब्जर्व्ड, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये जो पास्टर नियमोलर थे, ये पहली बात तो जर्मनी के जो हिटलर थे उस समय पे, जो मतलब कि जो एडोल्फ हिटलर है, उससे ये नफरत करते थे, उनके आइडियोलॉजी से, उनके कामों से ये नफरत करते थे। साथ ही साथ ये क्या ऑब्जर्व किए? ऑब्जर्व एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हिटलर इतना सारा अत्याचार कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, पहला चीज। एंड अ डीप साइलेंस अमॉन्ग्स्ट ऑर्डिनरी जर्मन, डीप साइलेंस है, मतलब कि लोगों के बीच में चुप्पी है। हिटलर जो कर रहा है ये चुपचाप है, किसी प्रकार का ये आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्योंकि हर कोई डर रहा है ना। ये भी इन्होंने ऑब्जर्व किया। इन द फेस ऑफ ब्रूचुअल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट पीपल इन द नाजी एम्पायर, मतलब कि जहाँ जहाँ तक जर्मनी का, यानी कि हिटलर का जहाँ जहाँ कंट्रोल था, वहाँ वहाँ जो हिटलर अत्याचार कर रहा था, ये सारा चीज़ ये देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। कौन? पास्टर नियमोलर, है ना। और ये ऑब्जर्व कर रहा था कि इतना सारा अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई एक शब्द नहीं कह रहा है हिटलर को, समझ रहे बात को। हर कोई डर रहा है ना। अब आपके बुक में ना पास्टर नियमोलर का एक यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, जो कि इन्होंने लिखा था, मतलब कि ये इस चुप्पी के बारे में लिखा था, जो हिटलर टॉर्चर कर रहा था लोगों को, जो अत्याचार कर रहा था, लेकिन लोग क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन लोग क्या थे? चुप थे, है ना। तो इसके बारे में हिटलर, ये पास्टर नियमोलर ने अपने बुक, आपके बुक में लिखा है थोड़ा सा इसके बारे में। तो इस चीज़ को हमने नोट्स में इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये बेसिकली नहीं पूछा जाता है ना, लेकिन हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे कि वो क्या लिखे थे, है ना। तो बुक मेरे सामने है, तो आपके पास यदि एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 71 आप खोल लीजिए। उसमें पास्टर नियमोलर ने कुछ लिखा है चुप्पी के बारे में। चुप्पी का मतलब क्या? कि लोगों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन क्या है? लोग शांत हैं। इसके ऊपर उन्होंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है देखिए, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली पूछता नहीं है, इसीलिए हम नोट्स में आपका मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन बुक से हम आपको पढ़ के बताते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि फर्स्ट दे कैम्प फॉर द कम्युनिस्ट, मतलब ये हो गया यहाँ पे दे जो है, फर्स्ट दे कैम्प, यहाँ पे दे किसके लिए वर्ड किया गया इस्तेमाल? किसके लिए? हिटलर के लिए, हिटलर के आइडिया के लिए, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिटलर पहले आया किसके लिए? कम्युनिस्ट लोगों के लिए आया, मतलब कि पहले कम्युनिस्ट लोगों को टॉर्चर किया, है ना। वेल
आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट। समझ रहे बात को? सो आई सेड नथिंग, मतलब ये हो गया पहले फुल स्टॉप तक का मतलब। एक बार पढ़ के सुना रहे, ठीक है। फर्स्ट दे कैम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, सो आई सेड नथिंग। पहले हिटलर किसके लिए आया? कम्युनिस्ट लोगों के लिए आया, मतलब कि उन्होंने पहले कम्युनिस्ट लोगों को मारा, तो मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देखो बेसिकली ना, ये पास्टर नियोमोलर किसको बता रहे हैं मालूम है? ये समाज के स्थिति को देखकर बता रहे हैं कि जब हिटलर कम्युनिस्ट लोगों को मार रहा था तो उसको बचाने के लिए कोई भी दूसरा नहीं आ रहा था। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे जो लिखा है सो आई सेड नथिंग, ये क्या आपको क्या लग रहा है कि ये पास्टर नियोमोलर बोल रहे हैं क्या कि मैंने कुछ नहीं बोला? ये यहाँ पे पास्टर नियोमोलर ये बताना चाह रहे हैं कि कम्युनिस्ट लोगों पर अत्याचार हो तो रहा था, लेकिन समाज में कोई भी बोलने वाला नहीं था। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे जो दे लिखा हुआ है, THEY दे, ये हिटलर के लिए है, और यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है, ये आई किसके लिए है? सो आई सेड नथिंग, ये किसके लिए है? समाज के लिए, पब्लिक के लिए है। मतलब कि जिसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको होने दो, कोई दूसरा वाला बचाने के लिए नहीं आएगा। ये क्या है? चुप्पी ही तो है ना। ये क्या है? चुप्पी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके मोहल्ले में चोरी होता है, आपके मोहल्ले में चोरी होता है, तो बगल वाला पूछने के लिए आता है ना कि भाई कैसे चोरी हुआ, कितना संपत्ति लेके गया, पुलिस में जाके FIR दर्ज करो, केस दर्ज करो, कहता है ना लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है कि लोगों पे अत्याचार तो हो रहा है, जिस पे हो रहा है बगल वाला कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सब डर रहा है ना, सब डर रहा है। तो वही लिखा हुआ था कि फर्स्ट दे कैम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, सो आई सेड नथिंग। तो बाकी कोई लोग कुछ नहीं बोल रहा था। आगे बढ़ते हैं फिर। देन दे कैम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, सो आई सेड नथिंग। तो अब ये किसके लिए आया? यानी कि अब हिटलर किसको परेशान कर रहा है? सोशल डेमोक्रेट्स को, यानी कि ऐसे लोगों को परेशान कर रहा है जो कि डेमोक्रेसी को चाहता है। तो ऐसे लोगों को वो परेशान करना शुरू किया, तो यहाँ पे भी समाज उसको बचाने के लिए नहीं आया, यानी कि दूसरे लोग उसको बचाने के लिए नहीं आया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन दे कैम फॉर द सोशल डेमोक्रेट, तो वो सोशल डेमोक्रेट को अब टॉर्चर करने लगे, वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट। तो लोग क्या कह रहे थे कि हम उसको बचाने के लिए क्यों जाएं, हमारे ऊपर तो अत्याचार नहीं हो रहा है, हम तो सोशल डेमोक्रेट नहीं है, तो हम उसको बचाने के लिए क्यों जाएं? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है सो आई सेड नथिंग, तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ किया भी नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। देन दे कैम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट। तो अब यहाँ पे हिटलर किसको टॉर्चर कर रहा है? ट्रेड यूनियनिस्ट को, मतलब कि ऐसे ग्रुप लोगों के, ऐसे ग्रुप को जो कि क्या करते हैं, बेसिकली ट्रेड क्या करते हैं, है ना, उनको टॉर्चर कर रहा है। तो उनको बचाने के लिए भी कोई नहीं आया, तो यहाँ पे भी कोई बचाने के लिए उसको नहीं आया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन दे कैम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट। हम तो नहीं है भाई, हमारे ऊपर अत्याचार तो नहीं हो रहा, तो हम क्यों बचाने जाए तुमको, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। देन दे केम फॉर द ज्यूइश, अब वो किसको टॉर्चर करने लगा? ज्यूइश लोगों को करने लगा, बट आई वॉज नॉट अ ज्यू, सो आई डिड लिटिल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि अब धीरे धीरे वो किसको टॉर्चर कर रहा है? ज्यूइश लोगों को कर रहा है, लेकिन हम तो ज्यूइश नहीं है। यानी कि जिसके ज्यूइश के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है, तो बाकी वाला ना, जिप्सीज वाला, आर्यन वाला, ब्लैक वाला, अनडिजायरेबल वाला उसको बचाने के लिए नहीं आया। तो वो सबका कहना था कि ज्यूइश पे भाई हमला हो रहा है, ज्यूइश को मार रहा है, हम तो ज्यूइश नहीं है, तो हम क्यों उसको बचाने के लिए जाएं, है ना। ये चीज चल रहा था। आगे, देन व्हेन दे कैम फॉर मी, देयर वाज नो लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। अब जब हमारे ऊपर आया, हमारे ऊपर अब टॉर्चर हुआ, तो हमको भी बचाने वाला कोई भी नहीं था। हमारे ऊपर जब जो लोग समाज में बचा हुआ है, जब उसके ऊपर हुआ, उसको भी बचाने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि उसको बचाने के लिए भी वो नहीं गया था। ये बदला है, मतलब कि जब हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा था तो आप बचाने के लिए नहीं आए, अब जब आपके ऊपर टॉर्चर होगा तो हम बचाने के लिए आपको क्यों जाएं। तो यहाँ पे अपने आप को रख कर पास्टर नियोमोलर लिखे हैं, ताकि अपने आप को क्या शो कर सके, वो एक सोसाइटी के रूप में शो कर सके। तो जहां जहां पे आई लिखा हुआ है, वहां पे पास्टर नियोमोलर नहीं है, वहां पे कौन है? सोसाइटी है। जिसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है,
केवल वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी दूसरा लोग उसका हाल चाल भी पूछने नहीं आएगा, उसको बचाने के लिए भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल का वहाँ पे हालत क्या था, बहुत ही खराब था, है ना। जिसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है केवल उसी का उससे मतलब है, बाकी दूसरा वाला उसके सामने जाता भी नहीं था, बचाने के लिए भी नहीं जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, और यहाँ पे पास्टर निमोलर ने क्या लिखा है ये भी आपने पढ़ लिया, आपको सुना, हमने पढ़ के आपको सुना दिया। आगे कौन है देखिए, चार्लेट बेराड। चार्लेट बेराड recorded people's dreams in her diary and later published them in a book called The Third Reach of Dreams। एक और आदमी यहाँ पे सामने आते हैं हमारे सामने, चार्लेट बेराड। चार्लेट बेराड ये क्या करते हैं, ये ऐसे इंसान है ना जो कि जर्मनी में रहने वाले लोगों का एक क्या सपना होना चाहिए, क्या सपना होना चाहिए, इनके बारे में ये लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि एक ज्यूइश है तो ज्यूइश का सपना क्या होगा बताइए जरा। ज्यूइश का सपना ये होगा कि जो हमको टॉर्चर किया जा रहा है वो बंद हो जाए, हमको भी वही दर्जा मिले जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन को मिल रहा है ना, हमको भी उसी प्रकार से समाज में रेस्पेक्ट मिले जिस प्रकार से बाकियों को मिल रहा है। यानी कि इस टॉर्चर वाले दुनिया में लोगों का क्या सपना हो सकता है, जर्मनी के लोगों का, ऑर्डिनरी पीपल का, इस सपने को इस इंसान ने अपने डायरी में लिखा, और उस डायरी को उन्होंने बाद में पब्लिश भी किया। किस नाम से, एक बुक था बेसिकली, उस बुक में अपना पूरा वो जो भी था वो उन्होंने लिख दिया। उस बुक का नाम था थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत है समझने में। देखो जिसके ऊपर टॉर्चर हो रहा था ना, बेसिकली ऑब्वियस ये बात है कि जो टॉर्चर हो रहा है वो चाहेगा कि हमारे ऊपर टॉर्चर ना हो, ये चाहेगा ना, उसका कुछ सपना होगा भाई, उसी के बारे में इन्होंने लिखा। आगे लिखा नहीं, लिखी, ये सी है, एक महिला है, ठीक ना, तो ये महिला है। सी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूइश themselves began believing in the Nazi stereotypes about them। इन्होंने ये भी लिखा कि अब किस प्रकार से ज्यूइश लोग अपने आप को एक घृणा के रूप से देख रहे हैं। सोचो, मतलब ये कि ज्यूइश लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया गया हिटलर के द्वारा कि ज्यूइश लोग अपने आप को मान लिए कि हम लोग सही में बहुत ही खराब हैं, बहुत ही घृणा के लायक हैं, हम पसंद किए जाने लायक नहीं हैं। मतलब क्या होता है ना, लोगों को अपने आप रियलाइज हो जाना, है ना, वही चीज़ अब लगने लगा था ज्यूइश को। क्या वो हकीकत में ऐसा थे? नहीं थे, ये तो हिटलर का मानसिकता था ना, हिटलर का मानसिकता था। तो मतलब ये हो गया कि जर्मनी में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था ज्यूइश के बारे में कि अब उनको खुद रियलाइज हो जा रहा था कि क्या सही में हम ऐसे हैं, सही में हम ऐसे होंगे तभी तो लोग हमको टॉर्चर कर रहा है ना। अब मतलब कि बेसिकली आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ज्यूइश को लगने लगा था कि हम सही में बुरे हैं। सोचो, ऐसा लगने लगा था। ठीक है, ऐसा कौन लिख रहे हैं? वही चार्लेट बेराड लिख रही है। ठीक है, आगे फीमेल है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं फिर। She also describes how Jews themselves began dreamed of their hooked noses। अब यहाँ पे वो फिर से लिख रही हैं कि ज्यूइश अब अपने आप को कैसे देख रहे हैं, उनका जो नाक है वो हुक्ड नोजेज है, मतलब कि उनका नाक क्या है, बहुत ही पिचका हुआ है, जो कि हकीकत में नहीं था। साथ ही साथ ब्लैक हेयर है, उनका काला बाल है, जो कि नहीं था। एंड आइज भी उसका क्या है, काला काला है, जो कि हकीकत में नहीं था। बेसिकली ज्यूइश को टॉर्चर यदि किया जा रहा था ना, इसलिए उसके नाक के वजह से, उनका नाक कैसा मानता था हिटलर, पिचका हुआ मानता था, यानी कि थोड़ा सा चिपटा मानता था। उसका बाल काला मानता था, उसका आंख काला मानता था, इसलिए कहता था कि ज्यूइश है, इसको मारो, हटाओ। ठीक है, समझ रहे बात को। लेकिन अब ज्यूइश को लगने लगा था कि सही में हमारा नाक चिपटा है, हमारा बाल काला है, हमारा आंख काला है, सही में उसको लगने लगा था। लेकिन हकीकत में ऐसा था क्या? नहीं था। मतलब कि इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया कि उनको अब रियलाइज होने लगा था कि जो हिटलर कह रहा है ना, सही में ऐसा होगा मेरे अंदर, तभी तो वो टॉर्चर कर रहा है। समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके साथ ही साथ उनको ये भी लगने लगा था, ज्यूइश को अपने आप ये रियलाइज भी होने लगा था कि ज्यूइश लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट्स लाइक रोडेंट्स। क्या? अब उनको लगने लगा था कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा चलने का तरीका किसके जैसा है? चूहा के जैसा, छुछुंदर के जैसा। क्या हकीकत में ऐसा था क्या? नहीं था।
हकीकत में ऐसा नहीं था। ये सारा बात तो हिटलर का कहा है ना, हिटलर का ऐसा मानसिकता था। तो लेकिन यहाँ पे अब इनको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया गया था कि अब इनको खुद लगने लगा था कि सही में हम ऐसा हैं, तभी तो हमको टॉर्चर किया जा रहा है ना। चलिए आगे। दी स्टीरियोटाइपिकल इमेजेस वेयर पब्लिश्ड इन द नाजी प्रेस दैट हॉन्टेड दी ज्यूस, यानी कि नाजी के प्रेस में, यानी कि जर्मनी में उस समय पे ऐसा ऐसा प्रेस में फोटो छापा जा रहा था ज्यूस लोगों का, जो कि केवल और केवल किसको दर्शाता था? ज्यूस लोगों के तरफ नफरत, गुस्सा, घृणा कापन, इन्हीं सब चीज़ों को दर्शा रहा था। ठीक है, आगे। दे ट्रबल्ड दैम इवन इन देयर ड्रीम्स। सोचो, अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी यदि सपना देख रहा है, यानी कि ड्रीम देख रहा है, तो क्या उस पर किसी का कंट्रोल है? क्या किसी का कंट्रोल है उस पर? बिल्कुल भी नहीं है। इंसान जो सपना देखना चाहे वो सपना देख सकता है, लेकिन यहाँ तक ज्यूस लोग ना अपना सपना भी अच्छा अच्छा नहीं देख सकता है। इनको सपना भी वही चीज़ आ रहा है जो इनके चारों तरफ घटना घटित हो रहा है। समझ रहे बात को? मतलब ये कि इनको सपना भी यही आ रहा है कि ज्यूस लोग हमको हिटलर लोग हमको मार देगा, है ना, हमारे ऊपर टॉर्चर होगा, अत्याचार होगा। सोचो, यानी कि इसको ना सपना में भी मारा जा रहा है। सोचो, आदमी सपना कितना अच्छा अच्छा देखता है ना, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये बन जाएंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये बेचारा, इसको सपना भी वैसा ही आ रहा है जैसा इसके चारों तरफ माहौल चल रहा है। यानी कि सपने में भी ये जीवित नहीं है। सोचो, सपने में भी इसको टॉर्चर हो रहा है। फिजिकली तो हो ही रहा है, एक्चुअल वर्ल्ड में तो हो ही रहा है टॉर्चर इसके ऊपर, लेकिन सपने में भी इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ऐसा कंडीशन इसका बन चुका है। आगे, ज्यूस डाइड मैनी डेथ इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर। गैस चैम्बर में इनको लेकर जाके क्या होगा? मारा जाएगा। लेकिन वहां मरने से पहले ये बहुत बार मरता था। डर का मौत, है ना। देखो, मौत ना दो प्रकार का होता है। एक मौत होता है वो जो कि आप एक्चुअली में मर जाते हैं, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एक मौत होता है डर का मौत, है ना। यानी कि आपको यदि पूरा डर लग जाए तो वो क्या है? मौत ही तो है। यानी कि ये मरने से पहले ना बहुत बार मरता था। सोचो, एक्चुअल मरने से पहले ये बहुत बार मरता था। इनको टॉर्चर किया जाता था, इतना खतरनाक तरीके से टॉर्चर कि उसके बदले में यदि मौत दे देना तो ठीक रहेगा, ऐसा इनका मानना था। समझ रहे बात को? तो ये था वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल का कंडीशन। ठीक है, लेकिन एक टॉपिक आपका और बच गया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसको हम लोग कब पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज अबाउट दी हॉलोकॉस्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट? तो ये इतना सारा जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया आपके सामने, यहाँ पे कुछ पॉइंट हो गया, कुछ पॉइंट हमारा ये ऊपर में हो गया। ये सारा पॉइंट जवाब है किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो आपके सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजीज्म। तो बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट आपको नहीं लिखना है, इसको आपने समझ लिया, इसको आप अपने अकॉर्डिंग ढाल के, अपने अकॉर्डिंग इसको रीशेप करके 5 से 6 पॉइंट में एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, और कभी भी जो है ना, हम आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, टीचर का मानसिकता बताते हैं। टीचर कभी भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन वो नहीं देगा जो कि आपके एनसीईआरटी के पीछे में है, यानी कि जो एक्सरसाइज चैप्टर के लास्ट में रहता है ना, वो क्वेश्चन टीचर कभी नहीं देता है, क्योंकि टीचर को मालूम है बच्चा ये पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसको पढ़ के ही पढ़ के आएगा, इसको याद करके आएगा, रट के आएगा। तो टीचर देता कहाँ से सवाल? सवाल वो देता है अपने से सोच के, और ये अंदर में ऐसे कुछ सवालों को भी वो देता है जहाँ पे कि बच्चे का ध्यान अक्सर नहीं जाता है, उसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बिल्कुल, इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि नाजी जर्मनी में कॉमन पीपल यानी कि ऑर्डिनरी पीपल का क्या रिएक्शन था उसको लेकर, ऐसे पूछेगा। और ये सवाल आपको चैप्टर के लास्ट में नहीं मिलेगा। इसका आंसर ये पूरा है, नहीं पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आपने समझ लिया ना। इसको अपने अकॉर्डिंग समराइज रूप में, जैसे आप पोएम पढ़ते हैं तो पोएम का समरी लिखते हैं ना छोटा सा, उसी प्रकार से इसको समरी के रूप में 5 से 6 पॉइंट में अपने आप से इसको रीसेप कर लीजिए और लिख दीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी मेरे जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए इसको सेम टू सेम नहीं लिखना है। हम बार बार कहते हैं पॉइंट को समझ लीजिए और अपने से कोशिश कीजिए,
है ना। ये तो आप लोगों का डिमांड होता है कि सर नोट्स दीजिए, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं, नहीं तो नोट्स हम बनाए भी ना। समझ रहे बात को, आपको टॉपिक समझा दिया जाए, लेकिन नोट से आप लोगों को सहूलियत ये मिल जाएगा कि यदि कभी रिवाइज करने का मौका मिले तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको ढालना है और अपने से 5 से 6 पॉइंट में इसको लिख देना है। ठीक है, चलिए तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉलेज अबाउट दी हॉलोकॉस्ट। यहाँ तक में कोई समस्या, क्लास ओवर किया जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।